हेलो स्टूडेंट्स, प्लांट फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वनलाइजेशन। हम जानेंगे इस लेक्चर में वनलाइजेशन क्या होता है, वनलाइजेशन के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, वनलाइजेशन और फ्लावरिंग के बीच क्या रिलेशन है और वनलाइजेशन की साइट क्या होती है। तो सबसे पहले वनलाइजेशन की डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो टू द पॉइंट यदि हम वनलाइजेशन को डिफ़ाइन करेंगे तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि कम टेम्परेचर द्वारा फ्लावरिंग को एसिलेट करने की जो प्रोसेस है उसको हम वनलाइजेशन बोलते हैं। वनलाइजेशन कोई हिंदी जो है वो है वसंतीकरण। यदि हम थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्टरी पोर्शन पे ध्यान दें तो हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि प्लांट्स में फ्लावरिंग जो होती है एक उपयुक्त फोटो पीरियड व एक उपयुक्त टेम्परेचर से प्रभावित होती है। नेचर में यदि बहुत कम टेम्परेचर है या बहुत अधिक टेम्परेचर है तो प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होती, परंतु कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें फ्लावरिंग क्वांटिटेटिवली तथा क्वालिटेटिवली कम तापमान द्वारा कंट्रोल होती है। ऐसे प्लांट्स में फ्लावरिंग के इनिशिएशन के लिए विंटर सीजन के अत्यंत कम तापमान की आवश्यकता होती है। कम तापमान के प्रभाव के बिना इन पौधों में रिप्रोडक्टिव फेज प्रारंभ ही नहीं होती और इस प्रकार की जो घटनाएं अनेक प्रकार के सीरियल क्रॉप में भी देखी गई है। तो अब हम बात करें टू द पॉइंट, यदि वनलाइजेशन को डिफाइन करें तो वनलाइजेशन क्या है? कम तापमान द्वारा फ्लावरिंग को एसिलेट करने का एक मेथड, एक प्रक्रिया वनलाइजेशन कहलाती है। इस शब्द का प्रयोग 1920 में लेसेनको नामक साइंटिस्ट ने किया। कॉवर्ड 1960 ने चिलिंग ट्रीटमेंट द्वारा फ्लावरिंग की योग्यता के उपार्जन को यानी कि एक प्रकार से प्राप्त करने को वसंतीकरण कहा। तो इसकी रिस्पॉन्स टाइप होती हैं वो विंटर एनुअल्स व बायएनुअल्स में होती है, क्वांटिटिव और फैकल्टेटिव, क्वालिटेटिव और एब्सोल्यूट। तो वनलाइजेशन को जो शब्द का जो प्रयोग किया है वो टी.डी. लेसेनको नामक साइंटिस्ट ने किया है। तो देखिए, ज़रा हम इसके इंट्रो की बात यदि करें तो जैसे बताया कि जो टेम्परेट और जलवायु प्रदेश में जो धान्य फसलें होती हैं उनकी दो वैरायटी पाई जाती हैं। तो विंटर होती हैं, स्प्रिंग्स होती हैं। तो विंटर की जो सीरियल क्रॉप होती हैं वो विंटर सीजन में के प्रारंभ में बोई जाती हैं तथा उनकी जो फ्लावरिंग होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, जबकि बसंत ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं वो मार्च में बोई जाती हैं और इनमें फ्लावरिंग शीतकाल की फसलों के साथ होता है। परंतु यदि विंटर सीजन की फसल को मार्च में बसंत ऋतु की फसलों के साथ बोया जाए तो उनमें केवल वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, यानी कि उनको मतलब हम एक तरीके से समर सीजन में ही बोल रहे हैं, तो उनमें केवल वेजिटेटिव ग्रोथ हो पा रही है और फ्लावरिंग नहीं होती है। अतः विंटर फसल में फ्लावरिंग के लिए अत्यंत कम तापमान आवश्यक है। कुछ धान्य फसलों में कम तापमान की आवश्यकता क्वांटिटिव अथवा फैकल्टेटिव होती है। फॉर एग्जांपल सिकल सीरियल जो होता है में सामान्य पौधों के निरंतर प्रकाश में रखने में उनमें 15 सप्ताह के बाद ही फ्लावरिंग होती है, परंतु यदि इन पौधों का उपचार अत्यंत कम तापमान में किया जाए तो केवल 7.5 सप्ताह में के बाद ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो एक प्रकार से जो ये कम तापमान है वो कुछ प्लांट्स के लिए बहुत आवश्यक है। मतलब फ्लावरिंग में लाइट की अपेक्षा जो टेम्परेचर का प्रभाव, फोटो पीरियड के अलावा जो टेम्परेचर का प्रभाव है वो वनलाइजेशन के अंतर्गत आता है और इसकी जो खोज है वो भी बताई लेसेनको ने की। तो ये सारा पोर्शन हम इसको इंट्रोडक्शन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं वनलाइजेशन एंड फ्लावरिंग में क्या रिलेशन है। इन नेचर वनलाइजेशन टेक प्लेस इन द सीड stage in the annuals. Biennials and perennials are however vernalized as
much later stage. In biennials, vegetative growth take place in the first season and vernalization take place in the following winter. तो हम देखें वर्नलाइजेशन और फ्लावरिंग के बीच क्या रिलेशन बनता है। फोटो पीरियड के विपरीत जो वर्नलाइजेशन है फ्लावरिंग को स्टिमुलेट नहीं करता, यह पौधे को फ्लावरिंग के लिए केवल तैयार करता है। बसंतीकरण के प्रभाव का अध्ययन मुख्य रूप से हायोसाइमस नाइगर व सिकल सीरियल पर किया गया। हायोसाइमस नाइगर में जो वर्नलाइजेशन का प्रभाव है, जो चिलिंग ट्रीटमेंट जैसे हम बोलते हैं, चिलिंग ट्रीटमेंट अभिक्रिया का प्रभाव नियंत्रण जो होता है आनुवंशिक होता है और यह एक एनुअल प्लांट है। यदि हम प्रथम वर्ष में पत्तियों का आधारीय रोजेट तो बनता है और दूसरे वर्ष में बसंतीकरण हो चुका होता है, तो ये पत्तियों के रोजेट के बीच से एक फ्लावरिंग एक्सिस उत्पन्न होती है जिसके एपेक्स पर फ्लावर बन जाता है। इस जाति में बसंतीकरण केवल तभी प्रभावी होता है जब पौधों में वेजिटेटिव ग्रोथ हो चुकी हो, तो हमें ये ध्यान रखना है, अर्थात पत्तियों का रोजेट बन चुका हो। इनके जो बीज होते हैं अथवा जो नूतनोविद होता है, जो छोटा पौधा सीडलिंग होता है, का वर्नलाइजेशन फ्लावरिंग के लिए प्रभावकारी नहीं होता। इस जाति की कुछ वार्षिक किस्मों में बसंतीकरण की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जो दूसरा एग्जाम्पल है वो सिकल सीरियल का हम लें, एनुअल बाइनल्स की बात करें सिकल सीरियल की, जो वार्षिक किस्मों में भी बसंतीकरण की आवश्यकता नहीं होती, परंतु द्विवार्षिक जो शीतकालीन किस्मों में प्रथम वर्ष में केवल वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तथा शीतकाल के पश्चात दूसरे वर्ष पुष्पन होता है, यानी कि फ्लावरिंग होता है। ऐसी जातियों को बसंतीकरण करके उनमें वार्षिक किस्मों के समान पुष्पन हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई बाई एनुअल प्लांट है जिसमें फर्स्ट ईयर में, जैसे हम उसको गर्मी में बो रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में उसमें केवल वेजिटेटिव ग्रोथ हुई और अगले सीजन में जब एक विंटर सीजन गुजर जाता है उसके बाद फ्लावरिंग होती है। यानी कि जो बाई एनुअल प्लांट्स हैं, यदि हम सीड्स को स्प्रिंग सीजन में बो दें और उनको चिलिंग ट्रीटमेंट दे दें सीड को, तो क्या होगा, वो वर्नलाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा और उसमें उसकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एक साथ ही हो जाएगी, यानी कि एक सीज़न में हो जाएगी। यानी कि हम बाई एनुअल प्लांट्स को भी एनुअल प्लांट्स की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे नॉट वर्नलाइज्ड यदि प्लांट है तो उसमें केवल एक सीज़न में आप देख रहे हैं कि अगर हम चिलिंग ट्रीटमेंट नहीं दिया है तो केवल रोजेट बना पत्तियों का, जबकि अगले सीज़न में जैसे ही विंटर स्टार्ट होती हैं तो अगर बाइएनुअल प्लांट्स है तो उसके बाद उसमें फ्लावरिंग एक्सिस डेवलप होकर फ्लावर्स बनते हैं। यदि हम वर्नलाइज्ड सीड बो देंगे तो उनको एक ही सीज़न में हमें फ्लावर्स प्राप्त हो जाएंगे। यदि हम वर्नलाइजेशन की साइट के बारे में बात करें तो वर्नलाइजेशन का जो उद्दीपन होता है सामान्यतः मेरिस्टेम द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसकी पुष्टि वर्नलाइज्ड प्लांट के मेरिस्टेम को अनवर्नलाइज्ड प्लांट में रोपित करके ग्राफ्ट करके की जाती है। एक डायग्राम की सहायता से हम इसको समझेंगे कि अगर साइट की हम बात कर रहे हैं, यदि हम एक वर्नलाइज्ड प्लांट के मेरिस्टेम और एक अनवर्नलाइज्ड प्लांट के मेरिस्टेम को ग्राफ्ट कर दें, इनको जोड़ दें, ऐसा करने पर अनवर्नलाइज्ड प्लांट में फ्लावरिंग हो जाती है। हम देख रहे हैं दो हमने जो सूट लिए हुए हैं तो दोनों में फ्लावरिंग हो रही है। ऐसा करने पे जो अनवर्नलाइज्ड होता है उसमें भी फ्लावरिंग हो जाती है। इसके विपरीत यदि हम वर्नलाइज्ड प्लांट से मेरिस्टेम को काट कर उसके स्थान पर अनवर्नलाइज्ड पौधे के मेरिस्टेम को ग्राफ्टिंग द्वारा उसमें ऐड कर दें तो केवल उसमें वेजिटेटिव ही ग्रोथ होगी, यानी कि फ्लावरिंग नहीं होगी। इससे स्पष्ट होता है कि जो वर्नलाइजेशन की जो उद्दीपन है स्टिमुलेशन, उसका जो अवगम होता है, परसेप्शन होता है, केवल मेरिस्टेम द्वारा ही होता है। यदि हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, वर्नलाइजेशन की हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो क्या हम सिग्निफिकेंस बता सकते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाने वाली जो धान्य फसलें हैं जैसे गेहूँ है व राई है, इसकी जो विंटर स्पीसीज होती हैं वो टेम्परेट रीजन में अत्यधिक कम तापमान के कारण उगाई नहीं जा सकती। अमेरिका, कनाडा,
उत्तरी यूरोप व रूस के अनेक क्षेत्रों में जहाँ जाड़ों में बहुत कम तापमान रहता है अधिकांशतः वसंत ऋतु में उगने वाली जातियाँ बोई जाती हैं, परंतु पीसने जो मिलिंग व डबल रोटी जो बनाने वाली जो बेकिंग की प्रॉपर्टी वाली जो विंटर सीजन वसंत ऋतु में उगने वाली जातियों की अपेक्षा अच्छी होती हैं। अतः विंटर जातियों के अंकुरित बीजों का बसंतीकरण करके उन्हें अधिक ठंड वाले क्षेत्रों में वसंत ऋतु में बोया जा सकता है। इस प्रकार से देखिएगा, सीड को हम बसंतीकरण करके बो सकते हैं। बसंतीकरण द्वारा अनेक बाइएनुअल सीरियल क्रॉप को विंटर सीजन की वेजिटेटिव फेज को कम करके उन्हें जल्दी ही हम पुष्पित करा सकते हैं, यानी कि फ्लावरिंग करा सकते हैं ऐसे क्षेत्रों में जहां ग्रीष्मकाल की अवधि कम होती है। धान्य फसलों के वैनिलाइज्ड सीडों को वसंत ऋतु में आने वाली जातियों के साथ बोकर हम मतलब एक उपज प्राप्त कर सकते हैं, फसल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो वैनिलाइज्ड फसलों से प्राप्त सीड होते हैं वो बिल्कुल झुर्री रहित होते हैं। इसका ये सिग्निफिकेंस है, उनमें झुर्री नहीं होती है। यदि हम टेक्निक की बात करें वैनिलाइजेशन की, तो ऑल्दो द डिफरिंग इन डिटेल्स द टेक्निक ऑफ वैनिलाइजेशन essentially very simple. The seed is first soaked in water and is allowed to germinate. The seedlings resume growth in springs. The bear flowers and fruit in summer. तो जो वैनिलाइजेशन की जो टेक्निक है उसके बारे में हमने बात की। वैनिलाइजेशन की यदि हम मैकेनिज्म की बात करें तो जो एक साइंटिस्ट हुए हैं ग्रिगरी एंड परविस, उन्होंने बताया कि जो फ्लावरिंग पर जो वैनिलाइजेशन का प्रभाव है प्लांट की पत्तियों पर निर्भर करता है। संभवतः पत्तियों में हार्मोन्स के समान कुछ ऐसे पदार्थ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने डिस्कस की, पत्तियों में हार्मोन्स के समान कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो वैनिलाइजेशन को नियंत्रित करते हैं। इस अज्ञात हार्मोन को उन्होंने वैनिलिन कहा, परंतु बाद में लैंग ने 1952 में वैनिलिन को फ्लावरिंग को इनिशिएट करने वाले एक हार्मोन के रूप में उसको खोज की और उसको फ्लोरेजिन वाले हार्मोन को फ्लोरेजिन का पूर्वगामी यानी कि प्रिकर्सर अथवा उत्प्रेरक बताया। वसंतीकरण से पौधे में जिब्रेलिन के प्रिकर्सर उत्पन्न होते हैं जो लॉन्ग डे कंडीशन में जिब्रेलिक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रिकर्सर संभवतः वैनिलिन ही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमने आज बसंतीकरण वाले टॉपिक को पढ़ा, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जाना। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।